नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। 10 के दस्तावेज की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। वाराणसी के मंडुवाडी इलाके में भीषण आग लग गई। कूलर के गोदाम में आग लगी है, लाखों का नुकसान हुआ। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मंडुवाडी थाना क्षेत्र के शिवदासपुर का यह पूरा मामला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। मंडवाडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लाखों का नुकसान हुआ है और भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई। कूलर का गोदाम था, भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडवाडी इलाके की, जहां पर भीषण आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका। कूलर का गोदाम बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से आग लगी। किन कारणों से आग लगी, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। और कूलर का ये पूरा गोदाम था, जिसमें लाखों का सामान पड़ा हुआ था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी गंगा पर, जहां मंडवाडी इलाके में भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई। वाराणसी में ये इलाका है जहां कूलर के गोदाम में भीषण आग लगी। और देखिए, लखीमपुर खीरी में चलती बाइक अचानक से आग का गोला बन गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई और बाइक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सिंगाही थाना क्षेत्र के सिंगाही बेल राया मार्ग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चलती बाइक में देखिए आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने है और इस पर जो युवक बैठा हुआ था उसने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। लखीमपुर खीरी का यह मामला, चलती बाइक में अचानक से आग लग जाती है देखिए, और किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई इस बाइक सवार युवक ने। और देखिए, मेरठ में पुलिस के सामने ही एक प्रेमी जोड़े की पिटाई कर दी गई। शादीशुदा व्यक्ति पर आरोप लगा है लड़की को भगाने का। लड़की को भगाने के आरोप में परिजनों ने युवक को पीटा और लड़की के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कमिश्नरी चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक प्रेमी जोड़े को पीटा गया पुलिस के सामने और आरोप लग रहे थे कि एक शादीशुदा व्यक्ति इस युवती को लेकर जा रहा था और युवती को भी के साथ भी मारपीट हुई है। देखिए तस्वीरें, युवती के साथ भी मारपीट की गई और युवक को भी जमकर पीटा गया और खाकी के सामने इस प्रेमी जोड़े को पीटा गया। और नोएडा से खबर, सेक्टर 44 में सोते हुए शख्स पर ड्राइवर ने बस चढ़ा दी। हादसे में मौके पर ही युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद से ड्राइवर फरार है। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया। फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। सेक्टर 44 का मामला है, जहां पर एक युवक सो रहा था और सोते हुए युवक पर देखिए किस तरीके से बस चढ़ा करके ड्राइवर यहां से फरार हो जाता है। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सेक्टर 44 की घटना, एक शख्स जो कि सोया हुआ था उस पर एक ड्राइवर ने बस चढ़ा दी। मौके पर युवक की मौत हो गई। और लखनऊ में देखिए, खाटू श्याम मंदिर के पास एक महिला का शव मिला। कब्र खोदकर पुलिस ने शव को निकाला है। महिला बीमार थी। मौत के बाद पुजारी ने बताया कि दफनाया गया था ये शव। इलाके में दुर्गंध फैलने के बाद लोगों ने इसकी जानकारी जुटाई और पुलिस को इसकी सूचना दी। महानगर थाना क्षेत्र का ये मामला है और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। तो देखिए, पुजारी का बताना है कि महिला बीमार थी और मौत के बाद इस शव को दफनाया गया। जब लोगों को पता लगा, आसपास के लोगों को दुर्गंध फैली, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। और देखिए, लखीमपुर खीरी में बड़ी संख्या में चोरी के मोबाइल्स बरामद हुए। सर्विलांस सेल की टीम ने बरामद किए हैं 74 मोबाइल फोन। जब्त मोबाइल की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने मोबाइल धारकों को वापस लौटा दिए मोबाइल फोन। तो देखिए, बड़ी संख्या में चोरी के मोबाइल बरामद किए गए लखीमपुर खीरी में और वापस लौटा दिए गए मोबाइल उन सभी मोबाइल धारकों को जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 74 मोबाइल फोन जब्त हुए। इनकी कीमत है करीब 10 लाख रुपए। विभिन्न कारणों से जो करीब 74 मोबाइल मिस हुए थे, उन्हें आज लोगों को वापस किया जा रहा है। ये 74 मोबाइल एंड्रॉयड थे, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख होगी और लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया जिनके मोबाइल हैं। हम लोगों ने ये व्यवस्था भी की है कि जिनके भी मोबाइल किसी कारण से खो जाते हैं, वो बहुत ही आसानी से थाना पे, पुलिस ऑफिस में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और जब भी उनका मोबाइल बरामद हो जाता है, वापसी हो जाती है, तो उनको बुला के उन्हें वापस कर दिया जाता है।
इस प्रक्रिया को भी हम बहुत सरल बना रहे हैं और हमने अपनी सर्विलांस टीम के उत्साहवर्धन के लिए 20,000 का इनाम भी दिया। और एक बार फिर से सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना संविधान और राष्ट्र विरोधी बात है, ऐसा कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का। संविधान और राष्ट्र विरोधी मांग करने वाला राष्ट्र का हितैषी नहीं होता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया। हरदोई में एक निजी कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आतंकवाद की भाषा बोलने वाले कभी संत नहीं हो सकते। कुछ लोग पूरे संत समाज को बदनाम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर भी हमला बोलते नजर आए। देखिए, पहले रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, तब विवादों में घिरे, और अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो देश को फिर से बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, यानी देश को फिर से बांटने का बीज बो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना संविधान विरोधी बात है, राष्ट्र विरोधी बात है। इसलिए जो भी राष्ट्र विरोधी बात करता है, संविधान विरोधी बात करता है, वो देश का हितैषी नहीं है। और वहीं सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। कहा कि स्वामी प्रसाद ने किसी भी मुद्दे पर कभी सटीक बात कही नहीं है और आज चले हैं अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने। कहा कि स्वामी प्रसाद सुबह सपा की लोकप्रियता से डर कर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आगामी 29 मई को आयोजित अखिलेश यादव की समीक्षा बैठक पर भी तंज कसते नजर आए। अगर बीजेपी की बात करें, 1 महीने का महासंपर्क अभियान करने जा रहे हैं। इतनी चिलचिलाती गर्मी में 42 डिग्री में सब सांसद विधायक सब लोगों के घर जाएंगे, वोटर से मिलेंगे। देखिए, जिसको सत्ता लेना है, जो जनता के बीच में रहेगा, उसी को सत्ता मिलेगी, चाहे हम हों, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो। आज जिस तरह का माहौल, बीजेपी सत्ता के लिए पूरी ताकत के साथ लगी है। अभी ये लोग खाली आप लोगों के सामने आकर के बयान दे करके वोट लेना चाहते हैं कि साधु अपराधी हैं तो ओम प्रकाश राजभर यही हो गए, तो फलाने हो गए, वो झटक दिए, वो पटक दिए, वो लटक गए, यही सब बता रहे हैं। कांग्रेस ने आज बैठक की है, मंथन किया कि क्यों हार मिली निकाय चुनाव में, 24 के लिए तैयारी कर। कांग्रेस, देखिए, कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में थोड़ा खुशी आई है, जोश आया है, वो मीटिंग करें, अच्छी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के पतन का कारण जो भी पार्टियां सत्ता में रह करके सत्ता से बेदखल हुई हैं, वो जनता से दूर हो गई थी। आज मैं तो देख रहा हूं, डेली सब लोग देख रहे हैं कि सत्ता, सरकार चलाने वाले लोग अलग और संगठन चलाने वाले लोग अलग। संगठन चलाने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों का उपयोग कर रहे हैं और संगठन के लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो ये काम ना सपा ने किया, ना बसपा ने किया, ना कांग्रेस ने किया। ये काम ये लोग कर रहे हैं, जनता के बीच में है, मुकाबला करना है इन लोगों को, तो भाई इनको बड़ा गठबंधन बनाना पड़ेगा और तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि दूसरा मोर्चा बनाना। क्या जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला भी यूपी में विदेशी फंडिंग वाले 4000 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद के बयान पर कहा कि वो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। मदरसे ऐसे जहाँ फंडिंग हो रही विदेशों। अब देखिए, कानून के उल्लंघन जो भी हैं उस कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन विधि सम्मत। इस पे कार्रवाई होगी ऐसे मदरसे सम्मत। अभी जो लोग कर रहे हैं वो बताएंगे। क्या मैं जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला भी गंगा लखनऊ। और देखिए, मुजफ्फरनगर में पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया। पहलवानों के प्रदर्शन को गलत बताया। धरने से नहीं, कानून और संविधान के तहत होगा समस्या का समाधान। पहलवानों के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ती मुस्लिम आबादी के खिलाफ जन यात्रा का भी ऐलान किया और 2024 के चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी कई अवैध मजारे हैं और अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। महाराणा प्रताप की जयंती पर भाजपा नेता संगीत सोम ने ये बयान दिया है। तो देखिए, पहलवानों के मामले में भी बयान दिया कि धरने से नहीं बल्कि कानून और संविधान के तहत समस्या का समाधान होगा। साथ ही कहा कि पहलवानों के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो धरना वो चल रहा है, मेरे ख्याल से वो धरना गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा कर दिया, मुकदमे में जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम धरने से किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते, डिसाइड तो कानून और संविधान से होगा।
और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाएगी भाजपा। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में पूरी भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान है कि भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक सरकार की बात को पहुंचाएंगे और साथ ही साथ विपक्ष पर भी साधा निशाना भूपेंद्र चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी हो रही है। भूपेंद्र जी, ये 2024 को लेकर महासंपर्क अभियान, इसका फायदा होगा? फायदे से मतलब नहीं, हम तो अपना जो हमने काम किया है उन कामों को केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर उन कामों को लेकर जनता के बीच में पार्टी जा रही है। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, जो काम हमने किए हैं, तो हम लोग अपने कामों का जनता के बीच में ले जाएंगे। इस तरह की रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। हमारा एक जनसंपर्क का अभियान है, 30 मई से 30 जून तक करना है। ये कांग्रेस ने आज मंथन किया है, कह रहे हैं कि अब 24 के लिए हम जुटे। सबको अपनी तैयारी करने का अधिकार है। नगर निकाय चुनाव में बहुत तैयारी से लड़े थे, लेकिन परिणाम तो जनता। पहलवानों के आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने चैलेंज दिया। कहा कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी मैं तैयार हूं। एबीपी गंगा के खास शो बात तो चुभेगी में बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया कि पहले आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का नार्को टेस्ट हो, उसके बाद मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। बृजभूषण जी, एक बात खिलाड़ियों ने और कही है। मेरी एक बात, फिर मैं आपकी बात सुनूं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग भी नार्को के लिए तैयार है, लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ये मांग भी की है बजरंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। हेलो जी, मैं भी तैयार हूं, लेकिन ये टेस्ट कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि मैंने मांग नहीं की है, इन्होंने मांग की है। कपिल साहब, सिब्बल साहब इनके बड़े नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिन 9-10 खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो अपनी सहमति दे देंगे। आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, मैं अपनी सहमति दे दूंगा। अब बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के दावों की हवा निकलती नजर आई। अब तक कई स्कूलों में छात्रों को किताबें तक नहीं मिली हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों में किताबें बांटने का दावा किया था, लेकिन जब एबीपी गंगा ने रियलिटी चेक किया तो सरकार के दावों की पोल खुल गई। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने भी बयां की है हकीकत। सरकारी स्कूलों में अब तक सिर्फ 15% किताबें ही पहुंची हैं। स्कूलों में पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करने को मजबूर है छात्र, और अब भी विभागीय आदेश के इंतजार में है प्रिंसिपल। जो बुक आई है वो आई है अभी आपको? नहीं। कौन सी मिली है? अभी पुरानी मिल रही। पुरानी बुकें थी ना, उनसे पढ़ा रहे थे जी। अभी पुरानी बुक से कर रहे हैं। लगभग सभी स्कूलों में चले गए हैं। सुना आपने इन बच्चों की जुबान पर जो बातें आई हैं और जो कैमरे के सामने जो सच बोला है, उसको कैसे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत दरकिनार करते हुए यही कह रहे हैं कि किताबें तो सभी स्कूलों में पहले ही पहुंच चुकी हैं। चलिए एक बार फिर से आपको मंत्री जी का पूरा वाकया सुनाते हैं। लगभग सभी स्कूलों में चले गए हैं, और इस बार हमने ये भी निर्णय कर दिया है कि इस साल से अब स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उतने बच्चों के लिए बुक बैंक बन जाएगा। अब हर साल किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा मंत्री द्वारा कुछ भी कहा गया हो, लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट है। स्थिति ये है कि स्कूलों में बच्चे पुरानी किताबों के सहारे ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब एबीपी गंगा ने हकीकत जानने के लिए रियलिटी चेक किया तो सब कुछ बेपर्दा हो गया। कक्षा 8 के बच्चों को पुस्तकों का वितरण हुआ है। बाकी जो कक्षा 6 है, कक्षा 7 हैं, 1-2 किताबें उनकी भी मिली हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि पिछले बच्चों से हमने किताबें लेकर के उनसे हमने उनके अध्ययन जो भी है, और प्लस जो विद्यालय को विभाग द्वारा मिशन कोशिश 2 का जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने 2 माह तक पूरी मेहनत करके उनको पढ़ाया है। इन बच्चों को अभी जो पुरानी बुक्स हैं, जो बच्चे प्रमोट होके 3rd या 4th में चले गए हैं, उन बच्चों की पुरानी बुक्स से यहाँ पर इनको पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पिछले साल की बुक्स है बच्चे की, और इस बुक के माध्यम से जो टीचर हैं यहाँ ये पढ़ाई रही हैं, क्योंकि सभी टीचर्स ने ये तय किया था कि जब तक नई किताबें नहीं आ जाती हैं तब तक इसी जो पुरानी बुक्स हैं, जो बच्चों की पिछले सिलेबस की बुक्स हैं, उन्हीं बुक से पढ़ाया जाएगा। हालाँकि सरकार का ये दावा था कि मई से अप्रैल महीने से नया सत्र शुरू होगा तो उस वक्त बच्चों को नई किताबें दे दी जाएंगी, लेकिन क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा वक्त हुआ, मई में नई किताबों को छापने का कंपनी के साथ टेंडर होता है और उसके बाद जो किताबों की छपने की प्रक्रिया वो शुरू हुई है। दरअसल प्रदेश भर में 16,501 सरकारी स्कूल और 614 अशासकीय स्कूल हैं, जिनमें पौड़ी 1,994,
अल्मोड़ा में 1713, बागेश्वर में 768, चमोली में 1325, चंपावत में 682, देहरादून में 1296, हरिद्वार में 938, नैनीताल में 1349, पिथौरागढ़ में 1487, उधम सिंह नगर में 1110 और उत्तरकाशी में 1173 सरकारी स्कूल हैं। कुल मिलाकर इन जगहों पर अभी तक मात्र 15% ही किताबें पहुंच पाई है, जबकि करीब 11 लाख बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जानी है। कि लगातार हमारी किताबें प्रिंट हो रही हैं और स्कूलों में पहुंच रही हैं। मुझे लग रहा है 15% से ज़्यादा स्कूलों में पहुंच चुकी हैं और शेष जो बच्चे हैं छुट्टियों में भी हम उनको घर पहुंचा देंगे। वैसे तो हर साल शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने से पहले सभी छात्र छात्राओं तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें पहुँच जानी चाहिए, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े महकमे में शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने सुस्त हैं कि वो सेशन शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी स्कूलों में मुफ्त किताबें नहीं दे पाए। हालांकि स्कूलों द्वारा ये तय कर लिया गया था पहले से ही कि जो पुरानी किताबें हैं उनके माध्यम से बच्चों का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा और पहले सिलेबस के माध्यम पे आप देख रहे हैं कि बच्चे अपना जो मासिक टेस्ट है वो दे रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत हैं या विभागीय अधिकारी हैं वो कहाँ चूक गए, क्यों नहीं वक्त पर बच्चों को किताबें मुहैया करा पाए। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी अवैध मजार हटाने का मुद्दा उठने लगा है। साहिबाबाद विधायक सुनील वर्मा ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, शहर में सड़क किनारे बनी अवैध मजारों को हटाने की मांग की। अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश है, ऐसा कहना है सुनील वर्मा का, और कहा कि अवैध मजारों के चलते सड़क निर्माण में दिक्कत होती है। तो पहले उत्तराखंड में और अब यूपी में भी अवैध मजारों को हटाने का मुद्दा गरमाने लगा है। सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश है, अवैध निर्माण, ऐसा कहना है सुनील वर्मा का। पत्र के माध्यम से अवैध मजारों को हटाने की बात कही। प्रतापगढ़ में एक संदिग्ध गाड़ी से AK-47 बरामद हुई है। गाड़ी पर विधानसभा सचिवालय का पास लगा हुआ था। तलाशी में AK-47 और एक पिस्टल भी बरामद हुई। सफारी गाड़ी के साथ ही 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए। रजिस्ट्रेशन में दर्ज है प्रयागराज के शिव शंकर सिंह का नाम। तो AK-47 बरामद हुई है और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी पर विधानसभा सचिवालय का पास लगा हुआ था। सबसे ध्यान देने की बात यह है, फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन प्रतापगढ़ का यह पूरा मामला, सफारी गाड़ी के साथ 3 लोग फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई हुई है। धूमनगंज थाना पुलिस ने CJM कोर्ट में पेश किया रिपोर्ट। थाना प्रभारी धूमनगंज राजेश कुमार ने रिपोर्ट पेश की है। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में आयशा नूरी को साजिशकर्ता बताया। 25 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो CJM कोर्ट में पेश की गई है रिपोर्ट धूमनगंज थाना पुलिस की तरफ से, और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी। दस के दस्तावेज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, देखते रहिए ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।